चाहूँगा। मुझे प्रॉब्लम है साइड का। दरअसल बंधुआ मजदूर और प्रवासी मजदूर की समस्या पर इतने कम समय में बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो बंधा हुआ 10 मिनट है उसमें मैं भी बंधुआ मजदूर जैसे करके कुछ न कुछ बोलूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले भारत में और दुनिया के और हिस्सों में जब उस देश में सामंतवादी राज व्यवस्था कायम था, तब भूदास के रूप में ज़मीनों के लिए काम करने वाले मजदूरों को बंधुआ बनाया जाता था। उनको शरीर से बांधा नहीं जाता था किसी प्रकार से, लेकिन उसके साथ में ऐसा एग्रीमेंट जिसको बाद में एग्रीमेंट का बिगड़ते बिगड़ते जो है गिरमिट हो गया, वो जो गिरमिट लेबर के नाम से आज आप हम पढ़ते हैं, वो एग्रीमेंट का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ है। तो ये एग्रीमेंटिया मजदूर, गिरमिटिया मजदूर छत्तीसगढ़ से भी बाहर गए। लेकिन अभी हमारे एक साथी जो बता रहे थे महासमुंद में 96 में जो सर्वे हुआ, दरअसल वो सर्वे मुझे मालूम है, उसमें राजेंद्र साहब जी से मेरी मुलाकात हुई थी, महासमुंद में उनका कामकाज था। तो कमियां प्रथा का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से बंधुआ मजदूरी है। मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान का लड़का हूं, मुझे मालूम है कि कमियां लगा करके कैसे हम बंधुआ की तरह साल भर का एग्रीमेंट करते थे। और जो बड़े ज़मींदार होते थे, हमारे पिताजी तो मझोले किसान थे, लेकिन जो बड़े ज़मींदार घराने के थे वो सालों साल जो है वो लोगों को बंधुआ बनाते थे। और जब अपने बाल बच्चों का शादी बर ब्याह करने के लिए पैसा लेते थे तो कर्जा के रूप में ब्याज दर ब्याज बढ़ जाता था, और उस ब्याज और कर्जे के रूप में लड़के बच्चे उनका ज़िंदगी भर काम करते थे। ये सिलसिला सब लोग जानते होंगे। अब मैं आ रहा हूँ आज के बंधुआ मजदूर। साथियों, आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ से और भी राज्यों से लोग बाहर जाते हैं। छत्तीसगढ़ से जो लोग जाते हैं, जो लोग बिहार से जाते हैं, उनमें और छत्तीसगढ़ से जाने वालों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बिहार का कोई भी मजदूर जाता है प्रवास में, वो अकेले सिंगल जाता है, पुरुष लोग जाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो लोग जाते हैं पूरा माइपिल्ला जाते हैं, उसके साथ उसके पति पत्नी, बाप, छोटे छोटे बच्चे, पूरा का पूरा परिवार जो है प्रवास करता है। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में मिलेगा, और कुछ इलाकों में देखा हो। एक बार मैं राजस्थान दिल्ली गया था, तो राजस्थान के तरफ के भी लोग वहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया लोग तो 100% जाते हैं। अब सवाल ये उठता कि बंधुआ बनते कैसे हैं। एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। बंधुआ मजदूरी से मुक्ति पाने के लिए जो सर्टिफिकेट बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, इसके बहुत सारा हमारे पास अनुभव है। बहुत सारे मुकदमे हम लोगों ने हाई कोर्ट में दिया है। रजनी जी जानती हैं कि पिछले साल 2 साल पहले यहाँ तेलंगाना में मामला हुआ था। आज तक बॉन्डेड लेबर जो रिलीज सर्टिफिकेट है वो नहीं देते वो लोग। उसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये जानना, मैं इस बात पे चर्चा करूंगा अभी 10 मिनट में कि बंधुआ मजदूर बनने की स्थिति क्यों बनती है और उसे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। नंबर 1, बंधुआ मजदूर बनने के लिए सबसे पहले वो क्या चारा डालते हैं? वो सबसे पहले चारा डालते हैं मानव तस्करी का, जिसको हम लेबर की तस्करी भी कह सकते हैं। वो कैसे होता है? पहले मुझे मालूम है, जब मैं 1975 से इस क्षेत्र में मुझे अनुभव है, व्यक्तिगत तौर से भी और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में, और आज की तारीख में तो हम बाकायदा एक संगठन यूनियन चला रहे हैं। सबसे पहले लोग जो यहाँ के ऐसे लोगों, चलाक लोगों को अपने सरदार के रूप में भर्ती करते हैं, एजेंट, मीडिएटर जो होता है। और मीडिएटर जो है वो बहुत बुरी तरह से कंपटीशन करते हुए लोगों को भर्ती करता है, गांव गांव घूमता है,
अपने उन गांव में जाकर के लोगों को शराब पिलाता है, दारू पानी जो भी खुश करने के लिए किया जाता है, जैसे तैसे अगर भर्ती करके चला भी गया तो वहाँ पर तो जो मजदूर के साथ में उनका हिसाब किताब होना चाहिए। वो मालिक कहता है तुमने मजदूर लाया है, मैंने तुमको पैसा दिया है, लेबर से उसका कोई संबंध नहीं है। वो लेबर जो है जो मालिक होता है उसको बोलता है मालिक मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, उसके बदले में जो भी एडवांस के रूप में है ये उसको धीरे धीरे होली तक का उसको छूटना है। लेकिन होता नहीं है क्या पर आज की तारीख में हो रहा है, उसमें से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात के समय में चुपचाप जो है निकल लिए कि भाई हमको कर्जे में डूब गए। लेकिन इसके बदले में क्या होता जानते हैं, आज के दिन क्या हो रहा है, अब लेबर को एडवांस नहीं देते, वो अपने मीडिएटर को बोलते हैं तुम कम से कम अपना 4, 6, 10 ठो लेबर ले आओ, पूरा परिवार। लेबर मतलब यहाँ एक लेबर से नहीं है, परिवार से जोड़ी बोलते हैं। खासकर जो ईंट पथाई का काम करते हैं, ब्रिक फील्ड में जो वर्कर है, वो लोग वहाँ पर जा कर के जब पहुँच जाते हैं तो उनको ऐसे घेरेबंदी में चौकीदारी में रखा जाता है जैसे जेल में कैदी को रखा जाता है। मैं खुद देखा हूँ, सारे जगहों पर मैं घुमा हूँ, यूपी में, हरियाणा में, इधर झारखंड के साइड में, और उस घेराबंदी के नाम से जो भी उनसे काम आप ले सकते हैं, कोई मजदूरी का हिसाब किताब नहीं। जो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 की बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें साफ तौर से जब लिखा हुआ है कि आपको दोनों जगह में, जहां मूल निवासी स्थान है लेबर का और जहां नियोजन करता है जो वहां पर उसका एम्प्लॉयर है, उसके जगह में जो लेबर कमिश्नर है उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन कहीं 101% कहीं रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। अब आपको मालूम है जब हमने 93 में एक यूनियन बनाया, रजिस्टर्ड कराया, छत्तीसगढ़ अंतर प्रवासी लेबर यूनियन, उन्होंने बाकायदा मजदूरों का शुल्क पटा करके लेबर ऑफिस में रसीद लिया, रेलवे का टिकट लिया, लेकिन जीआरपी और जो गुंडे हैं, जो जितने माफिया बदमाश लोग हैं, उन टिकट लिए लेबर लोगों को ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया गया, क्योंकि उन्होंने उन लेबर दलालों को पैसा नहीं दिया था। उसमें उनको जेल भेज दिया गया। उसका बहुत सारा लंबा इतिहास है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं। लेकिन अब आज की तारीख में जो हो रहा है कि अगर लेबर को वहाँ पर आप बंधुआ बना लिए तो उसके सामने क्या रास्ता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो होता नहीं है। जैसा भी आप बोल रहे हैं ना, कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, कलेक्टर के आदेश पे होता है, तहसीलदार जाता है या एसडीएम जाता है, वो बाद में रिलीज सर्टिफिकेट जारी नहीं करता। उसका कारण यही है कि वो इनकार कर सकता है कि लेबर मेरे यहाँ काम ही नहीं किया है। वो यही बोलता है कि लेबर मेरे यहाँ काम नहीं किया है। अब हम लोग भले कितनी चालाकी से फोटो खींच रहे हैं आज की तारीख में, उसे मोबाइल से खींच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी मामले मुकदमे हम लोगों ने देखा है और किया है कोर्ट में भी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास में आज की तारीख में जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, क्योंकि और साथियों नहीं किया, वो है प्रवासी मजदूर को बंधुआ बनने से बचाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी प्रवास में जा रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों का व्यक्तिगत सिंगल जो लेबर परिवार है वो वहाँ के कलेक्टर को चिट्ठी लिखे। किस बात की चिट्ठी? आप जानते हैं कि संविधान में सरकार ने ये गारंटी दिया है शिक्षा का अधिकार का। 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा देना, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि शिक्षा देना है, उनकी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन आप देखिए नौजवान लोग जो 25 साल 30 साल 35-45 साल के लड़के लोग अंगूठा लगाते हैं छत्तीसगढ़ में। आप पूछेंगे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला है। वो जैसे अपने बाप के साथ में कमाने गया, वापिस आया, स्कूल बंद हो गया है, और जब उसको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला तो वो तो अपर रहेगा ही। तो नंबर 1 हमारा एक कोशिश होना चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो लोक सृजनहार यूनियन है, कि जहाँ जहाँ भी हमारे प्रवासी मजदूर गए हैं उनसे हम संपर्क बना रहे हैं कि वो कलेक्टर को उनसे चिट्ठी लिखवा रहे हैं। एक हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस फॉर्मेट में कि मैं फला आदमी यहाँ का रहने वाला हूँ, यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में 8 साल 10 साल 12 साल के ये बच्चे हैं, इसको मैं भर्ती कहाँ करूँ ये तुम बताओ।
ये कलेक्टर को लिखा जा रहा है। अब कलेक्टर बताएगा या नहीं बताएगा? अगर बताएगा तो किसको बताएगा? तेलंगाना में जाके अगर हमारा प्रवासी मजदूर पढ़ रहा है तो तेलंगाना में तो तेलुगु पढ़ाने वाला स्कूल है, वहाँ तो हिंदी नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस राज्य के सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर वो यहाँ के जो वर्कर हैं, यहाँ के जो भी सोशल वर्कर है या जो भी वॉलंटियर वर्कर है, उनको टीचर बना करके भर्ती करें, उनको पढ़ाया जाए। दूसरा, जो महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं, जिनके बच्चे जो है छोटे छोटे होते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई सुरक्षा नहीं है, कोई आंगनबाड़ी नहीं है। अभी हमारे सामने 3 जगह का केस आया है। 4 साल की बच्ची की मौत हो गया, 7 माले की बिल्डिंग से उस बच्ची गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि जैसा हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं चूना गारा काम कर रहा हूँ, बाजू में मेरी 4 साल की बच्ची खेल रही है। ये तो जुल्म की इंतहा है। अगर मान लीजिए आपके पास में वो सब चीज़ नहीं है, जहाँ बच्चों को आप पढ़ाने का, उनको आंगनबाड़ी का जगह दे सको, तो ऐसे कानून सरकार से कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये लड़ाई सिर्फ कानून का और कोर्ट का नहीं है। इसके लिए जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, अपने लोगों को लड़ाई और संघर्ष के मैदान में नहीं उतारेंगे, ये प्रवासी और बंधुआ का समस्या खत्म नहीं होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जनतंत्र जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।